किस अनुच्छेद को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है? किसे संविधान का अभिभावक कहा गया है? आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत छठे एवं आखिरी अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अगर सरल शब्दों में समझें तो जब किसी व्यक्ति को संविधान के द्वारा उपचार कराने का अधिकार प्रदान किया गया तो उस अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर किस तरह के बीमार व्यक्ति को संविधान के द्वारा उपचार कराने का अधिकार प्रदान किया गया। तो आइए इन्हीं सब बातों को आज के क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान में कहां पर किया गया है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार, और वह मूल अधिकार क्या है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब बात करते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मूल अधिकार का संरक्षण करना, अर्थात मूल अधिकार का सुरक्षा करना। यह किस तरह का कार्य है? जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार यह तो खुद एक मूल अधिकार है, तो फिर यह कैसे मूल अधिकार का संरक्षण कर रहा है? किस तरह का कार्य है? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आइए इसे समझते हैं। जिस तरह से भारतीय संविधान अपने नागरिकों एवं गैर नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से उस मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उसे फिर से प्रवर्तित कराने या लागू कराने या उसके उपचार के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। आइए इसे और भी सरल शब्दों में समझें। तो क्या है कि संविधान के द्वारा अनुच्छेद 14 से 30 तक में 5 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का इनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। वह व्यक्ति बीमार हो जाता है मतलब क्या? क्या वह सर्दी, खांसी या बुखार से बीमार हो गया? नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, मूल अधिकार का हनन हुआ, इसलिए वह व्यक्ति बीमार हो गया। अर्थात वह व्यक्ति संवैधानिक रूप से बीमार हुआ, क्योंकि उनके मूल अधिकार का जब उल्लंघन हुआ तो वह संवैधानिक रूप से बीमार हो गया। तो संविधान ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगर हम आपको मूल अधिकार प्रदान किए हैं तो उसके उल्लंघन होने पर हम उसके उपचार का अधिकार भी आपको प्रदान किए हैं, और वह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 30 तक में जो भी मौलिक अधिकार है, उन सभी मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर, हनन होने पर
उसे फिर से लागू कराने का कार्य करता है। तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इन मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो वही यहां लिखा गया है कि यह जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है तो वह मूल अधिकार का संरक्षण करता है, अर्थात उसकी सुरक्षा करता है। लेकिन यह संयोग है कि मूल अधिकार का संरक्षण करने वाला अधिकार खुद एक मूल अधिकार है। कैसे? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है कि इन मूल अधिकारों का संरक्षण कर रहा है। तो यह जो संरक्षण कर रहा है, यह संरक्षण करने वाला जो अधिकार है, यह खुद भी तो अनुच्छेद 32 के तहत एक मूल अधिकार है। तो इनके इसी महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना भारतीय संविधान अर्थविहीन है। और वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह है 32। तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। आत्मा और हृदय को हृदय और आत्मा भी लिखा जा सकता है, जिसे इंग्लिश में हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यहां पर दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा और हृदय कहा, तो वह होगा अनुच्छेद 32। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा, तो वह होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो यहां तक बातों को समझ लिए। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न और है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी उपचार प्रदान करता है। तो इसी वजह से इन्होंने इस अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उसे फिर से प्रवर्तित कराने के लिए, प्रवर्तित का मतलब लागू कराना, तो उसे फिर से प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है, या जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब बात करें कि यहाँ सीधे का मतलब क्या है कि सीधे सर्वोच्च न्यायालय। इसका अर्थ यह है कि बिना अपीली प्रक्रिया के वह व्यक्ति मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिना अपीली प्रक्रिया कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए पहले हाई कोर्ट में उस संबंधित याचिका दायर करेगा, यानी आवेदन करेगा। लेकिन अगर उसके याचिका को रद्द कर दिया गया तब जाकर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब बात करते हैं कि इन्हीं कारणों के वजह से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक
एवं गारंटी देने वाला कहा गया है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रवर्तन कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक यानी सुरक्षा करने वाला एवं गारंटी देने वाला कहा गया है। और संविधान का इन्हें अभिभावक भी कहा गया है इन्हीं कारणों के वजह से। फिर बात करें कि यहां देखिए नोट करके लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का प्रवर्तन कराने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय भी जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत तो सीधे वह सर्वोच्च न्यायालय जा ही सकता है, लेकिन यह भी प्रावधान किया गया हमारे संविधान के द्वारा कि वह व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी जा सकता है मूल अधिकार का प्रवर्तन कराने के लिए। यह उनका विवेकीय अधिकार है। विवेकीय अधिकार कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अपने मूल अधिकार को फिर से लागू कराने के लिए या तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या फिर वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। उनका बुद्धि जैसा काम करे, उनका विवेक जैसा कहे वैसा वह कर सकता है। अगर उन्हें लगे कि नहीं मुझे हाईकोर्ट ही जाना चाहिए तो वह हाईकोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र है। अगर उन्हें लगे कि नहीं हम सीधे ही सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। यह उनका विवेकीय अधिकार है। अब बात करते हैं कि यहां देखिए नोट करके एक और भी पॉइंट लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है। तो जब अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है तो इसका मतलब यह हुआ कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे बदल नहीं सकता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा जो प्रावधान है यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, तो उसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के कुल 4 खंड हैं। कुल 4 खंड कहने का मतलब कि अनुच्छेद 32 का 1, 32 का 2, 32 का 3 और 32 का 4। और इन चारों अनुच्छेद के तहत जो भी प्रावधान किया गया है, तो अगर एग्जाम में इन प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो हो सकता है कि अनुच्छेद 32 का 1, 2, 3, 4 के जगह डायरेक्ट अनुच्छेद 32 ही लिख दिया जाए तो वह भी सही होगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के ही ये चारों खंड हैं। या फिर हम यूं कहें कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 4 तरह के प्रावधान किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के 1 के बारे में। इसके तहत किस तरह का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह अपने मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति को आवेदन करने का अधिकार है। यानी याचिका दायर करने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 का 1 के तहत। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में यह प्रावधान पूछ ले और डायरेक्ट अनुच्छेद 32 लिख दिया जाए तो वह भी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 का 2 क्या कहता है। तो इस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार का परिवर्तित कराने के लिए एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को आदेश, निर्देश एवं रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के 3 के तहत क्या कहा गया है कि संसद किसी अन्य न्यायालय को आदेश, निर्देश एवं रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के 3 के तहत। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को जो यह शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 32 कहें या 32 का 2 कहें, उसके तहत जो यह शक्ति प्रदान की गई है, तो वही 32 का 3 कहता है कि संसद जो है यही शक्ति किसी अन्य न्यायालय को भी प्रदान
कर सकती है या संसद को अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ जो अन्य न्यायालय लिखा गया है तो इस अन्य न्यायालय के अंतर्गत हाईकोर्ट शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय को यह अधिकार ऑलरेडी अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है, आदेश, निर्देश एवं रीट जारी करने की शक्ति। तो इसी वजह से हाईकोर्ट जो है वह अन्य न्यायालय के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 32 का 4 क्या कहता है। इसके तहत यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां भी एससी लिखा गया है यानी वह सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, और जहां भी एचसी लिखा हुआ होगा वह हाई कोर्ट है। तो चलिए बात करते हैं कि यहां कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार को अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो इसे दूसरे शब्दों में हम यूं कहें कि मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के अधिकार को अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार है तो सिर्फ उन मूल अधिकारों को छोड़कर राष्ट्र आपातकाल के दौरान अन्य मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो संविधान के द्वारा जो प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र आपातकाल के दौरान सिर्फ उन 2 अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य जो भी अनुच्छेद मतलब कि मूल अधिकार हैं या अनुच्छेद हैं उन सभी को निलंबित किया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 भी आता है। तो सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी हालत में अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यही है इसका कहने का मतलब कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं। तो इसका अर्थ यही है कि संविधान के द्वारा प्रावधान है कि सिर्फ राष्ट्र आपातकाल के दौरान ही उसका निलंबन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के जो 4 खंड हम लोग पढ़े तो यहाँ पर जो भी प्रावधान देखे तो इन्हीं प्रावधान के वजह से यह कहा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत 2 तरह का पॉइंट यहाँ देखिए लिखा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल और विस्तृत शक्तियां प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत 2 तरह की शक्ति, एक मूल शक्ति और दूसरा विस्तृत शक्ति। तो आइए समझते हैं दोनों को। आखिर मूल शक्ति कैसे प्राप्त है, क्यों कह रहे हैं मूल शक्ति? मूल इसलिए क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उसे प्रवर्तित कराने के लिए बिना अपीली प्रक्रिया के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मूल शक्ति प्राप्त है। फिर विस्तृत शक्ति कैसे? आइए इसका क्या मतलब है कि विस्तृत शक्ति है ना, कि मूल शक्ति जिस तरह से हम लोग समझे तो उसी तरह से बात करें कि इसकी विस्तृत शक्ति क्या है। तो विस्तृत शक्ति कहने का मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ आदेश एवं निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सभी प्रकार के वो रीट भी जारी कर सकते हैं। तो इन्हीं शक्तियों के वजह से हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को गारंटी प्रदान की गई है, केवल मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है, अन्य किसी भी तरह के अधिकार को गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रीट के बारे में। यहाँ पर देखें कि रीट शब्द आया, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करें कि रीट का अर्थ क्या होता है। रीट का अर्थ होता है आदेश। ऐसे रीट के कई सारे अर्थ हैं, जैसे आदेश, परमादेश, परमाधिकार लेख, आज्ञा पत्र, न्यायिक आदेश, यह सभी रीट के अर्थ हैं। अब बात करें कि भारतीय संविधान में जिस आदेश पत्र का प्रावधान किया गया है तो उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जहां पर
रीट को विशेषाधिकार रीट या न्याय का झरना भी कहा जाता है। क्या था कि ब्रिटेन में पहले रीट को राजा के द्वारा जारी किया जाता था, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन फिर आगे चलकर वहाँ के हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जाने लगा। तो अब अगर हम रीट के अर्थ को समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया जाता है, एक आज्ञा पत्र जारी किया जाता है जिसे रीट कहा जाता है, जिसे परमादेश या परमाधिकार लेख या न्यायिक आदेश कहा जाता है। तो फिर बात करें कि भारतीय संविधान के अंतर्गत रीट जारी करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और जबकि हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत, तो दोनों को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और यहाँ पर जो पढ़े थे कि अनुच्छेद 32 के 3 के तहत कि संसद किसी अन्य न्यायालय को आदेश निर्देश एवं रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, तो ऐसा लेकिन अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। तो इसी वजह से अभी तक मतलब अब तक जो है आपको सिर्फ दो ही बात को ध्यान में रखना है कि रीट को जारी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करती है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि रीट के प्रकार, रीट कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के हैं। तो रीट 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा लेख। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि रीट से संबंधित एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यानी किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो रीट से संबंधित आपको 5-6 बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि यहाँ जो भी 5 तरह के रीट हैं तो उन सभी रीट का आपको इंग्लिश नेम भी याद रखना है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीट से संबंधित प्रावधान पूछ लिए जाएंगे तो बट वहाँ रीट का नाम हिंदी में ना लिखकर इंग्लिश नेम को, मतलब इंग्लिश नेम को एज इट इज हिंदी में लिख दिया जाता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ना लिखकर हैबियस कॉर्पस लिख दिया जाएगा उसे ही हिंदी में। तो पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी रीट के आपको इंग्लिश नेम को जानना है। दूसरा क्या है कि जो 5 तरह के रीट हैं तो उन सभी रीट के शाब्दिक अर्थ को भी जानना है कि किस रीट का क्या अर्थ है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक तरफ रीट दे दिया जाएगा और दूसरे तरफ शाब्दिक अर्थ दे दिया जाएगा और मैचिंग करने के लिए बोल दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि यह रीट के जो शाब्दिक अर्थ हैं हिंदी में तो उसका इंग्लिश मीनिंग भी आपको जानना है, मतलब उस शाब्दिक अर्थ का इंग्लिश वर्ड क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में कि एक तरफ आपको रीट दे दिया जाएगा और दूसरे तरफ उसका शाब्दिक अर्थ तो दिया जाएगा लेकिन शाब्दिक अर्थ हिंदी में ना लिखकर उसका इंग्लिश वर्ड को एज इट इज हिंदी में लिख दिया जाएगा। तो इसलिए उस शाब्दिक अर्थ के इंग्लिश मीनिंग को भी आपको जानना है। चौथा आपको क्या जानना है रीट से संबंधित कि रीट जो है या जो 5 प्रकार के रीट हैं तो यह पांचों रीट किस किस संबंध में, मतलब किस लिए यह रीट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है यानी 5वां पॉइंट हम कह सकते हैं कि 5वां पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, कौन सा रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। और छठा पॉइंट जो आपको यह भी याद रखना है एक्सेप्शन के तौर पर कि कौन सा रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो अगर इन 6 बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो एग्जाम में रीट से संबंधित प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो चलिए बात करते हैं 5 रीटों में से सबसे पहले रीट की। पहला रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए शाब्दिक अर्थ से पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो 5 प्रकार के जो रीट हैं तो यह सभी रीट लैटिन भाषा के शब्द हैं।
कौन से भाषा के शब्द हैं? तो लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या फिर व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इस शाब्दिक अर्थ का इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो इसका इंग्लिश मीनिंग मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? लिख लीजिए, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसे फिर से सुनिए और लिख लीजिए, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब बात करते हैं कि यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट न्यायालय के द्वारा कब जारी किया जाता है, किस लिए जारी किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को अवैध कैद से मुक्त करने के लिए यह रीट जारी किया जाता है। फिर बात करते हैं कि किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत निजी व्यक्ति भी आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति एवं प्राधिकरण के विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है। प्राधिकरण कहने का मतलब कि कार्य करने वाली संस्था या कार्य करने वाले अधिकारी, दोनों जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब प्राधिकरण चाहे सार्वजनिक हो या निजी हो, तो सभी के विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है। तीसरा, यह भी आप यहां पर नोट कर लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो रीट है तो उसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, मतलब उसके लिए न्यायालय में याचिका कौन दायर कर सकता है? तो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, कैद में रखा गया है या फिर गिरफ्तार जिस व्यक्ति को किया गया है, तो या तो वह व्यक्ति स्वयं इस रीट से संबंधित आवेदन करेगा या फिर उस गिरफ्तार व्यक्ति के कोई भी जो सहयोगी हैं तो वह सहयोगी व्यक्ति भी इस रीट से संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है। तो जब जारी, विरुद्ध एवं आवेदन को एक एक करके जब हम यहां पर सुन लिए, तो आइए इन तीनों को मिलाकर अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करें कि यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, यह ऐसे किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया हो, जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा हो, जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया हो। यह सभी एक ही वर्ड है। तो क्या समझे, कुल मिलाकर क्या समझे कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो जारी किया जाता है कब किया जाता है? तो आइए इसे समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण किसी दूसरे व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लेता है या हिरासत में उसे अवैध रूप से रखता है, तब वह गिरफ्तार व्यक्ति या तो स्वयं या उसके कोई भी सहयोगी न्यायालय में क्या होता है, इस संबंध में अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में एक आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद न्यायालय के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाएगा और इस रीट के द्वारा उस गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देगा। जो भी व्यक्ति या प्राधिकरण उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसे न्यायालय रीट जारी करेगा और रीट जारी करके कहेगा कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो जब न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जाएगा तब क्या है कि उसकी गिरफ्तारी की या उसके हिरासत की जो है वैधता की जांच करेगा। मतलब उस व्यक्ति को कहीं अवैध रूप से तो गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो उसकी जो है न्यायालय जांच करता है। अगर जांच के अंतर्गत यह पाया गया कि उस गिरफ्तार व्यक्ति को या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है या हिरासत में रखा गया है, यह इतना जो वर्ड मैं बोल रहा हूं कि कभी हिरासत, कभी गिरफ्तार, कभी बंदी, कभी कैद, कभी निरुद्ध, ये सभी एक ही वर्ड है। इसलिए मैं अलग अलग समय में अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं ताकि आप हर वर्ड को समझिए और कभी भी आगे चलकर एग्जाम में जब वर्ड को देखिए तो कंफ्यूज नहीं होइए। तो क्या होता है कि जब न्यायालय के समय उस गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की वैधता की जांच की जाती है और जब उस जांच के अंतर्गत यह पाया जाता है कि उस व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, तब उस गिरफ्तार व्यक्ति को स्वतंत्र करने का आदेश दिया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा रीट किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जारी किया जाता है तो वह होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। फिर बात करते हैं कि इस रीट से संबंधित सभी तरह के बातों को समझ लिए। अब बात करते हैं दूसरे रीट के बारे में, तो वह है परमादेश। परमादेश जिसे इंग्लिश में मैंडमस कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। और इस शाब्दिक अर्थ का इंग्लिश मीनिंग क्या है? तो इसका इंग्लिश मीनिंग है वी कमांड। इन सभी बातों को आपको लिख लेना है कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, वी कमांड है। तो आइए बात करते हैं कि यह रीट किस लिए जारी किया जाता है और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। लेकिन रुकिए, अभी ये फर्स्ट रीट से एक पॉइंट छूट गया है। एक पॉइंट यह है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है वह 3 केस में जारी नहीं किया जा सकता है। 3 आधार पर जारी नहीं किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला केस यह है कि अगर हिरासत कानून सम्मत है। हिरासत कानून सम्मत है का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है तब उसके विरुद्ध रीट या बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो केस है वह यह है कि अगर कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के तहत हुआ हो तब भी रीट जारी नहीं किया जा सकता। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, उस संबंध में जारी नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो केस है वह यह है कि अगर न्यायालय के आदेश के द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उस केस में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट जारी नहीं किया जाएगा। तो यही था वह 3 केस जब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी नहीं किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे ये रीट के बारे में, तो वह है परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं और जिसका इंग्लिश मीनिंग है वी कमांड। फिर बात करते हैं कि परमादेश रीट को कब जारी किया जाता है और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। यहां लिखा गया है कि यह रीट किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को आज्ञापक कर्तव्यों को करने के लिए यह रीट जारी किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब या निजी प्राधिकरण की बात नहीं हो रही है, निजी संस्था की बात नहीं हो रही है, बल्कि सार्वजनिक संस्था की बात हो रही है। ठीक है, तो जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम अपने कर्तव्यों को, तो अपने कर्तव्य मतलब किस तरह के कर्तव्य या किस तरह के कार्य, तो वैसे कार्य जिसके लिए उन्हें आज्ञा प्रदान किया गया, अर्थात आज्ञापक कर्तव्य या आज्ञापक कार्य। तो जब कोई सार्वजनिक प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम अपने आज्ञापक कर्तव्यों या कार्यों को सही रूप से नहीं करती है या करने से मना कर देती है तब उस संदर्भ में न्यायालय के द्वारा यह परमादेश रीट जारी किया जाता है। और इस रीट के द्वारा न्यायालय इन सभी अधिकारी एवं संस्था को उन्हें अपने कार्यों को सही रूप से करने का आदेश देते हैं, सही रूप से एवं मतलब वैध रूप से करने का आदेश देते हैं। तो इसी वजह से यह रीट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि यह जो परमादेश रीट है यह 6 के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। 6 के विरुद्ध कौन कौन सा? तो आइए बात करते हैं। पहला है कि यह जो परमादेश रीट है यह किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ देखिए सार्वजनिक प्राधिकरण लिखा गया था और कहीं भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं लिखा गया था। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो यह जो 5 रीट है, इन 5 रीट में से सिर्फ
बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट ही ऐसा है जो निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जाता है, अन्यथा किसी भी रीट में निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि परमादेश रीट जो है 6 के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। पहला है कि निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध भी यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। चौथा क्या है कि गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता। वैसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं गैर संवैधानिक है, तो उसके विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। पांचवा क्या है कि पांचवा यह है कि ऐसे कर्तव्य जो विवेकानुसार हो, यानी विवेकानुसार हो मतलब अनिवार्य नहीं हो, ऐसा कर्तव्य जो अनिवार्य नहीं हो कि उस कर्तव्य को करना ही है, बल्कि विवेक पर उस कर्तव्य को छोड़ दिया गया है। अगर आपका विवेक करे तो उस कर्तव्य को करिए, अगर नहीं करे तो मत करिए। तो वैसे कर्तव्य के विरुद्ध भी यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है। और छठा वह है संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। तो यही वह छह हैं जिसे के विरुद्ध यह परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे रीट के बारे में, तो वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना। मतलब इंग्लिश में इसे कहें तो स्टे करना, स्टे, या फिर इसे ही अधीनस्थ न्यायालय का लेख भी कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं कि यह क्यों जारी किया जाता है और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो इसके पहले हम परमादेश में एक चीज छोड़ दिए हैं कि किसके विरुद्ध यह जारी किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए साफ लिखा गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और किन 6 के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है तो वह अभी बताया गया है। अब बात करते हैं प्रतिषेध की। तो प्रतिषेध जो है कब और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह जो है अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक प्राधिकरण या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रीट जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण, प्राधिकरण का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि कार्य करने वाली संस्था या अधिकारी, तो अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करता है, मतलब ऐसा न्यायिक कार्य जो उनके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उस कार्य को कर रहे हैं, वैसे न्यायिक कार्य को कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, मतलब वरिष्ठ न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को यह रीट जारी करती है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा। तो वरिष्ठ न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय है। तो क्या होता है कि जब ये अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने न्याय क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्य को करते हैं, तब क्या होता है कि उन वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा यह रीट जारी किया जाता है और इस रीट के द्वारा उन्हें कार्य करने से रोका जाता है, मतलब उस कार्यवाही को रोकने के लिए इस रीट को जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रतिषेध नामक रीट को किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ ही है कि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण, लिख लीजिएगा न्यायिक प्राधिकरण, या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि किसके विरुद्ध यह जारी नहीं किया जा सकता है। तो यह सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, प्रशासनिक इकाई या प्रशासनिक संस्था या प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, विधायी संस्था के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे रीट की, तो वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे इंग्लिश में सर्टिओरेरी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सूचित करना या प्रमाणित होना, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड,
लिख लीजिएगा कि टू बी सर्टिफाइड इसका इंग्लिश मीनिंग है। अब चलिए बात करते हैं कि यह जो रीट है यह किस लिए और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यह रीट भी प्रतिषेध रीट के तरह ही अधीनस्थ न्यायालय या फिर न्यायिक प्राधिकरण या फिर अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि किस लिए जारी किया जाता है। तो किसी भी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करने पर इस रीट को जारी किया जाता है। तो आइए अब इसे समझते हैं कि अधिकारिता का उल्लंघन मतलब अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जब अपने अधिकारिता का उल्लंघन करता है, अपने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन, अपने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है, तब जाकर वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा यह उत्प्रेषण नामक रीट जारी किया जाता है। लेकिन आइए इसे समझते हैं और भी अच्छे तरीके से कि अधिकारिता का उल्लंघन के अंतर्गत किन किन बातों को रखा जाता है। अधिकारिता का उल्लंघन कहने का मतलब इसके अंतर्गत दो तरह के पॉइंट आएंगे। पहला कि ऐसा कोई मामला जिसकी सुनवाई लंबे समय से नहीं हुई है, मतलब कि अधीनस्थ न्यायालय या ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो हैं तो इनके पास ऐसे कोई मामले हैं जिनकी सुनवाई ये लोग लंबे समय से नहीं किए हैं, तो उन लंबित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अपने पास स्थानांतरण करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है वो मामला काफी समय से लंबित है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उन पे सुनवाई होनी चाहिए। दूसरा जो अधिकारिता का उल्लंघन के अंतर्गत आता है वह यह है कि अगर मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय किसी मामले की सुनवाई करता है, यानी उसका फैसला अगर सुना दिया है, लेकिन उस फैसले को सुनाने में उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, अर्थात उचित न्याय का पालन नहीं किया है, मतलब उस फैसले में, उस सुनवाई में कई सारी खामियां रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि उस तरह के फैसले को भी, उस तरह के मामले को भी अधिकारिता का उल्लंघन के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई में उन्होंने अपने अधिकारिता का उल्लंघन किया, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया, नैसर्गिक न्याय का उन्होंने पालन नहीं किया, अर्थात उचित न्याय का पालन उन्होंने नहीं किया। यह होता है मतलब। तो फिर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा यह उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है और उस उत्प्रेषण रीट के द्वारा या जो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुना दिया जाता है, जो निर्णय सुना दिया जाता है किसी मामले से संबंधित, तो उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट पुनर्विलोकन करती है। पुनर्विलोकन करने का मतलब उसका फिर से पुनरीक्षा करती है, मतलब फिर से जांच करती है। और अगर उस जांच में यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी मामले से संबंधित निर्णय में खामियां रही थी, अर्थात अधिकारिता का उल्लंघन उन्होंने किया था, तब क्या होगा कि वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर दिया जाता है, उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। जिस निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनाया है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो किसके द्वारा? तो पुनर्विलोकन के द्वारा। तो यहां से प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि किस रीट के द्वारा वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का पुनर्विलोकन करती है, तो वह होगा उत्प्रेषण रीट के द्वारा। अब चलिए बात करते हैं कि उत्प्रेषण और यह जो प्रतिषेध, यह दो रीट जो है, तो यह दोनों रीट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि प्रतिषेध रीट जो जारी किया जाता है वह किसी कार्यवाही के दौरान उस कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है। यहां देखिए साफ लिखा गया है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय किसी कार्यवाही
मतलब कोई भी कार्यवाही कर रहा है किसी मामले से संबंधित, तो उसी समय उस कार्यवाही को रोकने के लिए यह प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है। लेकिन उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण रीट तब जारी किया जाता है कि जब किसी मामले, किसी कार्यवाही से संबंधित, मतलब किसी कार्यवाही की समाप्ति हो चुकी हो और उसका जो निर्णय आ गया है, तो उस निर्णय को समाप्त करने के लिए, उस निर्णय को रद्द करने के लिए यह उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। तो यह आप समझे कि प्रतिषेध जो है कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए जारी किया जाता है, जबकि उत्प्रेषण रीट जो है वह कार्यवाही की समाप्ति के बाद जो निर्णय सुनाया जाता है, तो उस निर्णय को समाप्त करने के लिए यह उत्प्रेषण रीट जारी किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यह कह सकते हैं कि प्रतिषेध नामक रीट केवल निवारक है, जबकि उत्प्रेषण नामक रीट जो है वह निवारक के साथ साथ सहायक भी है। यही दोनों में अंतर है। अब बात करें कि उत्प्रेषण रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, तो वह निजी व्यक्ति एवं निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, और दूसरा विधायी संस्था के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1991 से पहले तक प्रशासनिक संस्था के विरुद्ध भी जारी नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अब उत्प्रेषण रीट जो है वह प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक संस्था के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। तो इसलिए उत्प्रेषण रीट जो है वह प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी अब जारी की जाती है 1991 से। अब बात करते हैं अगले, मतलब कि आखिरी रीट के बारे में, तो वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसे इंग्लिश में को वारंटो कहा जाता है, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार से, जिसका इंग्लिश मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो फिर बात करते हैं कि अधिकार परीक्षा को किस लिए जारी किया जाता है। तो आइए बात करते हैं और किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किया हो या उस सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठा हुआ हो, तब न्यायालय के द्वारा यह अधिकार परीक्षा रीट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। और जब जारी किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, आप किस अधिकार से इस सार्वजनिक पद को धारण किए हैं। अगर तो इस मामले की क्या होती है, जांच होती है। अगर वह व्यक्ति सही जवाब देता है और उस जांच में अगर वो जिस पद पर बैठा है वह सही पाया गया तब तो सही है, लेकिन अगर अवैध पाया गया कि वह अवैध रूप से उस सार्वजनिक पद पर बैठा है, तब क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा उस पद से उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है और उस सार्वजनिक पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अब बात करें कि यह जो इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, इस रीट से संबंधित आवेदन कौन कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति इस रीट से संबंधित आवेदन कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस आवेदन, मतलब इस रीट से संबंधित आवेदन कर सकता है। मतलब मान के चलिए कि अगर मुझे लगा कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठा है, वह उचित रूप से वैध रूप से नहीं बैठा है, अगर मुझे शक भी हो गया तो हम न्यायालय में जाकर उस संबंधित हम आवेदन, मतलब अधिकार परीक्षा संबंधी हम आवेदन कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बात करें कि यह जो अधिकार परीक्षा है किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी निजी संस्था के विरुद्ध या किसी भी निजी व्यक्ति के विरुद्ध। ऐसे निजी व्यक्ति जो किसी निजी पद को धारण किए हुए हैं, तो वैसे निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी यह अधिकार परीक्षा रीट जारी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग समझे कि इन पांचों रीट में से सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण ही ऐसा रीट है जो निजी व्यक्ति या निजी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। अब देखिए बात करते हैं कि यहां पर क्या है कि उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा रीट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अब देखिए बात करते हैं कि 65वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, वह यह था कि निम्न में से
किन संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार कितने तरह के हैं, तो वह 5 तरह के, यानी 5 तरह के रीट हैं, तो वही है संवैधानिक उपचार 5 तरह के। तो वही प्रश्न पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में कि निम्न में से किस तरह के संवैधानिक उपचारों को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो आयोग ने इसका आंसर अधिकार परीक्षा दिया था, केवल अधिकार परीक्षा, जबकि ऑप्शन में उत्प्रेषण भी था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अधिकार परीक्षा को आंसर माना, लेकिन वह बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ बीपीएससी ही नहीं देते होंगे बल्कि यूपीएससी भी देते होंगे, तो आप बीपीएससी पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उनका तो काम ही है कि कई सारे आंसर को गलत देना। मान लीजिए कि इस बार 65वीं में वो दे दिए कि अधिकार परीक्षा, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं हमने तो गलत आंसर दे दिया, तो फिर बाद में क्या होगा कि वो गलती को मानेंगे और फिर अगले एग्जाम में उसका आंसर उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा दोनों को मान लेंगे। तो अगर हम यूपीएससी की बात करें, जिन्हें यूपीएससी भी देना है, तो वो बीपीएससी के बात पर ना चले, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी को नहीं मानेगी। तो इसलिए इसका जो सटीक आंसर होगा वह उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा दोनों होगा, क्योंकि इन दोनों रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, किसी भी चीज का जांच करना, उसे ही कहते हैं पोस्टमार्टम। तो अब आप देखिए कि उत्प्रेषण में आपने क्या देखा था। उत्प्रेषण में यहां पर देखिए कि पुनर्विलोकन आप पढ़े थे, ठीक ना, कि अगर अधीनस्थ न्यायालय कोई गलत निर्णय देता है किसी मामले से संबंधित, तो वरिष्ठ न्यायालय क्या करेगा कि उसका जांच करेगा, मतलब उसका पुनर्विलोकन करेगा, और लगा कि अगर उस जांच के तहत अगर लगा कि वह गलत है, तो उस फैसले को, उस निर्णय को ही रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। तो आपको देखने से भी लग रहा होगा कि उत्प्रेषण भी इसका आंसर होगा। अब अधिकार परीक्षा क्यों होगा, तो अब अधिकार परीक्षा में देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से बैठ चुका है, लेकिन उस व्यक्ति को अब तभी हटाया जा सकता है जब उसके विरुद्ध जांच होगा। तो जांच के लिए क्या होता है कि न्यायालय या अधिकार परीक्षा रीट को जारी करती है, और जब जांच होता है तो उसके तहत लगता है कि अवैध है, तो फिर उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है और उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहां भी पोस्टमार्टम हो रहा है। तो इसी वजह से उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा दोनों रीट को पोस्टमार्टम कहा जाएगा। यह तो हो गया रीट संबंधी बात, लेकिन अब बात करते हैं कि एक पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट का रीट संबंधी अधिकार हाई कोर्ट से 3 प्रकार से भिन्न है, माने 3 प्रकार से अलग है। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है, लेकिन दोनों के रीट संबंधी अधिकार जो है 3 प्रकार से भिन्न है। कैसे, तो पहला जो है पहला वह है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। इसका क्या मतलब है, तो आइए इसे समझते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करती है वह सिर्फ मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए ही रीट जारी कर सकती है, अर्थात मूल अधिकार के संबंध में ही केवल मूल अधिकार के संबंध में ही सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य कानूनी मामलों से संबंधित भी वह रीट जारी कर सकती है। तो इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक अधिकार है वह उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। किस मामले में, तो रीट संबंधी न्यायिक अधिकार जो है वह हाई कोर्ट से कम विस्तृत है। दूसरा क्या है कि दूसरा यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का रीट संबंधी क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र हाई कोर्ट से ज्यादा विस्तृत है। आइए इसे समझते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकती है, जबकि उच्च न्यायालय संबंधित राज्य के व्यक्ति या मामले के विरुद्ध ही रीट जारी कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र है वह क्या है, विस्तृत है, ज्यादा विस्तृत है, लेकिन हाई कोर्ट का कम विस्तृत है। तो इसीलिए कंपेयर किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है वह उच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है। यह जो दूसरा प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र हाईकोर्ट से ज्यादा विस्तृत है, तो यह 15वें संविधान संशोधन
1963 के द्वारा इस तरह का प्रावधान किया गया है। अब जो तीसरे पॉइंट की बात करें तो वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकती है, अर्थात उसे टाल नहीं सकती है। क्यों? तो आइए इसे समझते हैं। तो यह जो संविधान अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह खुद एक मूल अधिकार है। तो इसका खुद एक मूल अधिकार होने के वजह से सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत यह रीट संबंधी न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकती है। लेकिन अब हम बात करें कि अनुच्छेद 226 के तहत उपचार पाने का अधिकार वह विवेकानुसार है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत भी संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो वह उनका ये विवेकीय अधिकार है। तो इसी आधार पर यह कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय को रीट संबंधी अधिकार है, तो हाई कोर्ट उस रीट संबंधी अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता है। तो यही था अनुच्छेद 32। थैंक यू।